सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत, नेचर के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। 2007 ईस्वी में क्योटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज़ तैयार की गई जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हलफ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज़ की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। इस तमाज़त को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्तिहारात तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ़ की जिसमें लोगों को उसके ख़तरात, असरात और दफ़ा के तराकीब से रूशनास किया। बच्चों, इस मज़मून आलमी हिद्दत के इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि आलमी हिद्दत जैसे संगीन मसला का हल क्या है, इससे बचने के लिए क्या क्या इक़दामात किए जाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमें इससे निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों में जो इजाफ़ा हो रहा है इसे कम करना होगा, और इसके लिए ख़ास तौर से तरक्की याफ्ता मुल्कों को आगे आना होगा कि वो अपने यहाँ जो इन गैसों में इजाफ़ा हो रहा है इसे कम करें। और इसके बाद हमें सबसे ज़्यादा शजरकारी पे ज़ोर देना होगा, पौधों और दरख्तों को लगाने की मुहिम चलानी होगी, और जो गाड़ियाँ ज़्यादा धुएँ फेंकते हैं, जिन गाड़ियों से नुकसानदेह गैस निकलता है, वैसी गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी लगानी होगी। कल कारखानों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जिससे माहौलियाती आलूदगी में कमी आए, और लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी होगी। इस इक़्तिबास में यह भी बताया गया कि 2007 में क्वेटो में एक आलमी इजलास हुआ था जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों ने हलफ लिया था कि हम आलमी हिद्दत जैसे संगीन मसाइल से निपटने के लिए जो ज़रूरी इक़दामात होंगे वो उठाएंगे। और साथ ही साथ इस इक़्तिबास में अमेरिका के साबिक
नायब सदर अल गोरे का भी जिक्र आया, जिन्होंने ज़ाती तौर पर इस संगीन और ख़तरनाक मसला में दिलचस्पी ली और ज़ाती तौर पर जहाँ तक उनसे मुमकिन हो सका इससे निपटने के लिए उन्होंने आवाम को बेदार भी किया, इश्तिहारात भी तकसीम किए, बल्कि इस मसला पर उन्होंने एक किताब भी लिखी। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस, चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्कद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदा जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। इस 5 रोज़ा कांग्रेस के 2 ही मौज़ूआत थे, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। पूरे मुल्क से 1165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। बच्चों, देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है और हुकूमत ये काम आज के तलबा व तालिबात में बेदारी लाकर करा रही है। ये नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा और तालिबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है। इनके ज़रिया इनकलाबी सूरत में इस ख़तरा से बचने के तराकीब करने होंगे। मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इन संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा व तालिबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। बच्चों, मज़मून आलमी हिद्दत के इस इक़्तिबास में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्कद किया गया था और इस कांग्रेस के मेहमान खुसूसी साबिक सदर हिंद और नहायत शोहरत याफ्ता साइंसदा जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब थे। और इस कांग्रेस का मौजू जो था वो था पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के मुख्तलिफ़ खित्तों से 556 तलबा और मुल्क के मुख्तलिफ़ खित्तों से 1165 असातिज़ा ने हिस्सा लिया था। इस इजलास में इस बात पर गौर व खौस किया गया, तबादला ख़यालात हुआ कि इस संगीन मसले का हल क्या है। इस कांग्रेस में हमारे साबिक सदर हिंद और साइंसदा जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब ने लोगों से मुखातिब होकर बड़ा ही अहम नुस्खा दिया था। ये एक जादुई मंत्र दिया था और उन्होंने ये कहा था कि इस माहौलियाती आलूदगी से निपटने की जिम्मेदारी इन हमारे बच्चों पर है। अगर हमारे 10 से 17 साल के उम्र के वाले बच्चे 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पौधा लगा दें तो हम इस आलमी हिद्दत जैसे संगीन मसले को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, इस मज़मून में यह बताया गया है कि आलमी हिद्दत क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इसके असरात क्या हैं और
इससे निपटने के तरीक़ेकार क्या हैं। तो ये हमारा ख़ुलासा यहीं पे ख़त्म होता है। बच्चों, हम लोगों ने अभी आलमी हिद्दत मज़मून को तफसीली तौर पर पढ़ा और समझा। अब आइए हम लोग मुख्तलिफ़ तस्वीरों के ज़रिया आलमी हिद्दत के असबाब और उनके असरात को समझते हैं। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग के असबाब। इन तस्वीरों के ज़रिया हम ग्लोबल वार्मिंग के असबाब को समझने की कोशिश करते हैं। पहली वजह क्या है? बेशुमार कल कारखानों का खुलना और इन कल कारखानों के चिमनियों से निकलने वाले धुएं और नुकसानदेह गैस हमारे माहौलियात को बहुत तेज़ी से आलूदा करते चले जा रहे हैं। दूसरी वजह है सड़कों पर बेतहाशा मोटर गाड़ियों में इजाफ़ा और इन गाड़ियों से निकलने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानदेह गैस भी आलमी हिद्दत में अहम रोल अदा कर रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह आलमी हिद्दत का क्या है बच्चों? पेड़ पौधों का बेदर्दी से काटा जाना, जो हालांकि हम सभी जानते हैं कि माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में पेड़ पौधों का अहम रोल है, लेकिन हम लोगों ने अपनी ज़रूरियात के अलावा लालच में आकर जंगलों का जिस तेज़ी से सफाया किया है, उसके बुरे असरात आलमी हिद्दत की शक्ल में हमारे सामने हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इन तस्वीरों के ज़रिया ये समझा होगा बेहतर ढंग से कि आलमी हिद्दत के असबाब क्या हैं। अब आइए बच्चों, हम लोग इन तस्वीरों के ज़रिया आलमी हिद्दत के असरात को देखते हैं। इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं बच्चों? आलमी हिद्दत के असरात के तहत सबसे पहला असर क्या हुआ? ज़मीन के दर्जे हरारत में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ और इस इजाफ़ा होने से समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े बर्फ़ के तोदे होते हैं वो पिघलने लगे और इसके पिघलने से समुद्र के आबी सतह में इजाफ़ा हुआ और इस इजाफ़ा से क्या हुआ बच्चों? बहुत सारे जज़ीरे समुद्र में डूब गए और बहुत सारे साहिली इलाके ख़दशा है कि आने वाले वक्त में यह भी डूब जाएंगे। दूसरे असरात बच्चों, आलमी हिद्दत के दूसरे असरात के तहत इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ओज़ोन ग़िलाफ़ में सुराख हो गया है और इस तरह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो हमारी ज़मीन पर बराह रास्त आ रही हैं, पेड़ पौधों और जिस्मों से टकरा रही हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी होने का ख़दशा है। इस तस्वीर में क्या देख रहे हो बच्चों? अचानक बहुत तेज़ बारिश का होना, यानी कहने का मतलब है कि आलमी हिद्दत की वजह कर मौसमों की मुअय्यना मुद्दत में बदलाव हो रहा है। कहीं अचानक बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, कहीं जो कि ठंडा मुल्क है वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। यह क्या है? ये आलमी हिद्दत के असरात का ही नतीजा है। अगली तस्वीर में हम देख रहे हैं क्या चीज़ का सामना हो रहा है? तूफ़ान का, सैलाब का। ये भी आलमी हिद्दत ही का नतीजा है कि हमने कुदरत के साथ जो बेजा छेड़छाड़ की हैं, अपनी ज़रूरत को लालच में बदल कर हमने जिस तरह से कुदरती चीज़ों से छेड़छाड़ की, उसका नतीजा हमें तूफ़ान, सैलाब और कहत की शक्ल में मिल रहा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तस्वीरों के ज़रिया आलमी हिद्दत के असबाब और असरात बेहतर ढंग से समझ में होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी इन तस्वीरों के ज़रिया आलमी हिद्दत के असबाब
और असरात को बेहतर ढंग से समझा। और हम लोगों ने मज़मून को पढ़ते हुए यह भी जाना कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कौन कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है। और हमारे साबिक़ सदर हिंद और मशहूर साइंसदान जनाब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो जादुई मंत्र दिया कि अगर 10 से 17 साल उम्र के 20 लाख बच्चे 5-5 पौधे लगा दें तो हम इस आलमी हिद्दत जैसे संगीन मसाइल से निपट सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये मज़मून समझ में आया होगा और आप भी ज़ाती तौर पर इस मसला के हल में दिलचस्पी लेंगे और जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सकेगा आप भी इसमें अपना ताउन देंगे और अब्दुल कलाम साहब ने जो जादुई मंत्र दिया है उस पर आप भी अमल करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने अभी मज़मून आलमी हिद्दत का ख़ुलासा बयान किया और तस्वीरों के ज़रिया इसको समझने की कोशिश की। अब आइए हम लोग इस मज़मून में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उसके माना को समझते हैं और इस सबक से जुड़े हुए जो सवाल व जवाब हैं उन्हें भी हम हल करेंगे और साथ ही साथ क़वायद से मुतल्लिक जो भी सवाल होंगे उसे भी हम हल करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग मुश्किल अल्फाज के मानी को जानते हैं। क्या है? लफ्ज़ और यहाँ मानी। तो सबसे पहला लफ्ज़ क्या है बच्चों? तमाज़त। तमाज़त के मानी क्या हैं देखते हैं। तमाज़त के मानी हैं गर्मी, हिद्दत या तपिश। अब आइए दूसरे लफ्ज़ पे गौर करते हैं। दूसरा लफ्ज़ क्या है? अर्ज़ी। अर्ज़ी के मानी ज़मीनी। अर्ज़ के मानी ज़मीन और अर्ज़ी के मानी ज़मीनी। ठीक है बच्चों। अब आइए तीसरे लफ्ज़ पर गौर करते हैं। क्या है? तदरीजी। क्या पढ़ेंगे? तदरीजी, जिसके माना है रफ्ता रफ्ता, मंजिल बा मंजिल। रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता। चौथा लफ्ज़ क्या है? इज़ाफ़ा। इज़ाफ़ा के मानी ज़्यादती या बढ़ना। अब देखिए 5वें नंबर में कौन सा लफ्ज़ है? हरारत यानी गर्मी। आपने मज़मून में पढ़ा दर्जे हरारत यानी हरारत के मानी गर्मी। 6 नंबर पे कौन सा लफ्ज़ है? मौजू। मौजू के मानी मुनासिब। 7वां नंबर मुअतदल। मुअतदल इसके मानी बराबर, मुतवाज़न या ठीक। अब देखिए बच्चों 8वें नंबर पे क्या लफ्ज़ है? संगीन। संगीन के मानी क्या हैं? पेचीदा या तशवीशनाक। 9वां नंबर मदाफ़अत। क्या पढ़ेंगे? मदाफ़त, जिसके मानी बचाव या रोकना। अब देखते हैं 10वें नंबर पे क्या लफ्ज़ है। क्या पढ़िएगा इसे? सरगर्मियाँ, जिसके मानी होते हैं हरकत या काम या अमल। अब देखिए बच्चों 11 नंबर। क्या पढ़िएगा? बेतहाशा। बेतहाशा के मानी लगातार, बेशुमार। जैसे हम लोगों ने जुमला बनाया था कि दरख्तों की बेतहाशा कटाई हो रही है। अब देखिए 12वें नंबर में। 12वां नंबर में क्या पढ़ेंगे इसे? आब खरा। क्या पढ़िएगा? आब खरा, जिसके मानी होते हैं
गर्म पानी का भाप। अब 13वां नंबर में कौन सा लफ्ज़ है बच्चों? शुआएं, जिसके मानी होते हैं किरणें। जैसे हम लोग अंग्रेज़ी में रे कहते हैं, हिंदी में किरण कहते हैं, उसी को हम लोग उर्दू में शुआएं कहते हैं। शुआएं के माना क्या हुआ? किरणें। अब देखिए 14 नंबर क्या लिखा हुआ है? इम्कान। इम्कान जिसके मानी है मुमकिन। अब हम लोग आते हैं 15वें नंबर में। क्या लफ्ज़ है? माहिरीन माहौलियात। क्या पढ़ोगे बच्चों? माहिरीन माहौलियात, जिसके मानी इल्म माहौलियात के आलिम हजरात, यानी जिन्हें माहौलियात का गहरा इल्म हो, उन्हें हम कहते हैं माहिरीन माहौलियात। अब आइए हम लोग 16वें नंबर पर गौर करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बरअक्स। क्या पढ़ेंगे? बरअक्स। बरअक्स के मानी बरखिलाफ या उल्टा। अब है 17वां नंबर, कहत। क्या पढ़ोगे? कहत। कहत के मानी खुश्क साली, जिसे हम लोग सूखा या हिंदी में अकाल भी कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों 18वें नंबर में कौन सा लफ्ज़ है? मोहलिक, जिसके मानी होते हैं हलाक करने वाला, ख़तरनाक। और 19वें नंबर पे क्या लफ्ज़ है? ताऊन, जिसके मानी होते हैं मदद। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें हर अच्छे कामों में लोगों का ताऊन करना चाहिए। अब देखिए बच्चों 20वें नंबर में क्या लफ्ज़ है? मुश्तरका। मुश्तरका के मानी आपसी मेल जोल या मिला जुला। जैसे आपने मज़मून में पढ़ा था, मुश्तरका दस्तावेज़ तैयार किया गया, यानी मुख्तलिफ मुल्क के सरबराहों ने मिलजुल कर दस्तावेज़ तैयार किया। तो मुश्तरका के मानी हुए आपसी मेल जोल या मिला जुला। अब आइए 21वें नंबर पर गौर करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसे आप? दस्तावेज़, जिसके मानी होता है वसीक़ा या अहद नामा। वसीक़ा या अहदनामा आप समझते होंगे, ज़मीन या घरों की ख़रीदारी में जो रजिस्ट्री होता है और जो उसे कातिब लिखते हैं, उसे हम लोग वसीक़ा नवेश कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब आइए बच्चों 22वें नंबर में देखते हैं। क्या पढ़िएगा? दफ़ा। ठीक है, दफ़ा के मानी बचाव। और इसी लफ्ज़ से हम लोग बनाते हैं लफ्ज़, हिंदी में आप कहते हैं रक्षा मंत्री, उर्दू में हम लोग कहते हैं वज़ीर दफ़ा। अब 23वें नंबर में देखिए क्या है? आलमगीर। आलमगीर जिसके मानी है पूरी दुनिया में। 24वां नंबर पे आइए, क्या है ये? शोहरत याफ्ता। शोहरत याफ्ता जिसके मानी हुए मशहूर व मारूफ। अब देखिए बच्चों 25वें नंबर में आते हैं। कौन सा लफ्ज़ है? उन्वानात। उन्वानात के मानी मौज़ूआत या फिर उन्वान का जमा उन्वानात। अब देखिए 26 नंबर। 26 नंबर में बालिग। बालिग के मानी जवान। 27वें नंबर में क्या है बच्चों? अक्सीर। अक्सीर के मानी लाजवाब, नहायत मुफीद। जैसे आपने मज़मून में पढ़ा था, अक्सीर नुस्खा APJ अब्दुल कलाम साहब ने बच्चों को दिया था, जादुई मंत्र। अक्सीर यानी लाजवाब
नहायत मुफीद। मुफीद यानी फ़ायदामंद। अब देखिए 28 नंबर में क्या है? सैयारा। सैयारा यानी गर्दिश करने वाला, घूमने वाला या सितारा। जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं बच्चों, उसे हम सैयारा के नाम से जानते हैं। अब 29 नंबर में क्या है? इश्तिहारात। इश्तिहारात जिसके मानी इश्तिहार की जमा, यानी इश्तिहार वाहिद और इश्तिहारात जमा। इसके लफ्ज़ी मानी क्या हुए? वो छपा हुआ कागज़ जिसके ज़रिए किसी चीज़ की शोहरत की जाए। जैसे आपने इस मज़मून में पढ़ा कि अमेरिका के साबिक़ नायब सदर अल गोरे साहब ने इश्तिहारात के ज़रिए आलमी हिद्दत की संगीनी को आवाम तक पहुँचाया। अब आइए, अब आखिरी लफ्ज़ 30 नंबर में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसे आप? तराकीब। तराकीब के मानी यानी तरकीब की जमा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सबक का मुश्किल अल्फाज के मानी थे। उम्मीद है कि आप इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अभी हम लोगों ने बच्चों मुश्किल अल्फाज के मानी को समझा। अब आइए हम लोग इस सबक से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब को देखते हैं। सबसे पहला है मुख्तसर तरीन सवालात। इन सवालात के तहत पहला सवाल क्या है? पहला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? जवाब क्या होगा? आप सभी जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। अब देखिए बच्चों दूसरा सवाल भी बहुत आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? आप जानते हैं, जवाब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% इजाफा हुआ है। अब देखिए बच्चों तीसरा सवाल क्या है? ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, जवाब क्या होगा? ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब बच्चों चौथा सवाल पढ़िए। चौथा सवाल क्या है? बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्कद हुआ? जवाब क्या होगा? देखिए जवाब ये है। जवाब बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के शहर दीमापुर में मुनक्कद हुआ। आप यह भी जानते हैं कि ये नागालैंड का एक शहर है। अब देखिए बच्चों पांचवा सवाल क्या है? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जवाब क्या होगा? जवाब आप सभी को मालूम है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए बच्चों छठा सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? आप सभी ने पढ़ा बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद होगा। क्या जवाब होगा? जवाब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर हिंद और मशहूर साइंसदान APJ अब्दुल कलाम शरीक हुए। अब देखते हैं
कि 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल, ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। जवाब क्या होगा, देखिए जवाब। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे तमाज़ते अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उर्दू में इसे तमाज़ते अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा और इंग्लिश में इसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे बच्चों। अब आइए मुख्तसर तरीन सवालात का आखिरी सवाल, 8वां सवाल। ज़मीन के दर्जे हरारत में मीथेन गैस का कितना इजाफा हुआ है। जवाब आप सभी को मालूम है। जवाब क्या होगा, ज़मीन के दर्जे हरारत में मीथेन गैस में 149% इजाफा हुआ है। तो बच्चों, ये हमारा था मुख्तसर तरीन सवालात। अब हम लोग आएंगे मुख्तसर सवालात पर। अब आइए बच्चों, हम लोग मुख्तसर सवालात के तहत पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है। जवाब क्या होगा, देखिए जवाब। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। यह ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। निज़ाम शमसी के दिगर सैयारों के बनिस्बत हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत मौजू और मुअतदल है, जबकि दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो ये बहुत गर्म है या बहुत ठंडा। इसीलिए हमारी ज़मीन पर इंसान और जानवरों के अलावा किस्म किस्म के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। अब आइए बच्चों, दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, यानी आलमी हिद्दत से आप क्या समझते हैं। जवाब देखते हैं, क्या जवाब है। जवाब, ग्लोबल वार्मिंग एक जोग्राफियाई इस्तिलाह है। ये दरअसल अंग्रेज़ी लफ्ज़ है। इसके मानी उर्दू में अर्ज़ी तमाज़त है। इस इस्तिलाह से मुराद ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उससे है। दरअसल जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं वह एक सैयारा है। यह ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, जबकि निज़ाम शमसी का दिगर सैयारा या तो बहुत गर्म है या बहुत ठंडा। हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत मौजू और मुअतदल है, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उसे ही माहिरीन माहौलियात ने तमाज़ते अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फ़िक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और
अक़वाम मुत्तहदा यानी यूएनओ में इस मसला पर काफ़ी गौर व फिक्र किया जा रहा है। इससे बचाव के लिए कई अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अब आइए बच्चों, हम लोग तवील सवालात के तहत सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? तो जवाब क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के दर्जे झैल असबाब है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के जो वजूहात हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। पहला, ग्रीन हाउस गैसों के असरात ग्लोबल वार्मिंग की सबसे अहम वजह है। दूसरा, बेशुमार कल कारखानों का खुलना। तीसरा, तेज़ी के साथ जंगलों का कटना। और चौथा, सड़कों पर चलने वाले मोटर गाड़ियों में बेतहाशा इजाफा। अब देखिए बच्चों, दूसरा सवाल क्या है? पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे, यानी ग्लोबल वार्मिंग के नताइज क्या होंगे? जवाब क्या होगा? देखिए जवाब, ग्लोबल वार्मिंग के नहायत तशवीशनाक असरात होंगे जो कि दर्जे झैल हैं, यानी नीचे लिखे हुए हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। इस वजह से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे तेज़ी से पिघल रहे हैं। आबी सतह में इजाफ़ा होने से कई जज़ीरों और साहिली इलाका के डूब जाने का अंदेशा है। दूसरा, आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। यहाँ तक कि मौसम की तब्दीली बेवक्त और गैर फितरी होती जा रही है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। तीसरा, बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। ज़मीन पर तरह तरह के बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस पैदा हो रहे हैं, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। चौथा, तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तूफ़ान, सैलाब और क़हत की कसरत है। कई और दूसरे कुदरती आफ़ात का भी सामना है। बच्चों, तवील सवालात के तहत जो तीसरा सवाल है ये क़वाइद से जुड़ा हुआ है। सवाल क्या है? इस सबक में जिन अल्फाज में साबक़े हैं उन्हें चुनकर जुमले बनाइए। क़वाइद समझने की चीज़ है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग साबक़ा किसे कहते हैं उसे समझें। जवाब, साबक़ा, देखिए साबक़ा किसे कहते हैं? जो हर्फ किसी कलमा के शुरू में आकर उसका जुज़ यानी हिस्सा बन जाए उसे साबक़ा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खुशहाल, खुशबू, बेशक, बेवकूफ़ वगैरह। बच्चों देखिए इसमें गौर कीजिए, हाल में क्या जुड़ा हुआ है? खुश। बू यानी महक, इसमें जुड़ा हुआ है खुश। खुश माने अच्छी, बू के मानी महक। शक, शक से पहले अंडरलाइन किया हुआ है, गौर कीजिए, बेशक। और वकूफ़,
वकूफ़ के पहले अंडरलाइन किया हुआ है, क्या है? बे, बेवकूफ़। तो इस तरह से खुश, खुश, बे और बे, यह क्या है? साबका। साबका के लफ्ज़ी मानी ही होता है पीछे, पिछला। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने मज़मून आलमी हिद्दत में जो इस तरह के अल्फाज आए हैं उनको देखते हैं और समझकर उनसे जुमला बनाते हैं। तो पहला लफ्ज़ क्या है बच्चों? बेतहाशा। क्या पढ़ेंगे? बेतहाशा, यानी तहाशा से पहले बे, तो ये क्या हो गया? यही हो गया साबका। तो बेतहाशा से जुमला क्या बनेगा? आजकल तो दरख्तों की बेतहाशा कटाई हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी बिल्कुल यही जुमला बनाएं, आप अलग भी जुमला बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा लफ्ज़ ख़तरनाक। ये भी नाक से पहले ख़तरनाक। ऐसे और भी अल्फाज आते हैं बच्चों, ख़तरनाक, खौफनाक, हैबतनाक। तो यहाँ पे क्या है? ख़तरनाक। जुमला क्या बना है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई ख़तरनाक बीमारियाँ हो रही हैं। अब देखिए तीसरा लफ्ज़ फ़िक्रमंद, यानी मंद से पहले फ़िक्र। तो साबका क्या हुआ? फ़िक्र। इससे जुड़े हुए और भी लफ्ज़ हैं, आपको याद होगा, ज़हन पे ज़ोर डालिए तो ज़रूर याद आ जाएगा। अक्लमंद, दौलतमंद, उसी तरह से यहाँ है फ़िक्रमंद। जुमला क्या बना? दुनिया के सारे साइंसदां कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। समझ में आई बच्चों? उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब आइए चौथा लफ्ज़ देखते हैं, क्या है? कारखाना। आपने सही पढ़ा, कारखाना, यानी खाना से पहले कार। साबका क्या हुआ? कार। कारखाना। इससे जुड़े हुए और भी लफ्ज़ हैं, वज़ू खाना, जनान खाना। यहाँ पे है कारखाना। जुमला क्या है? यह कायनात कुदरत का कारखाना है। और भी आप खुद से अलग जुमला भी बना सकते हैं। अब देखिए पांचवा लफ्ज़, क्या पढ़ेंगे? मोटर गाड़ी। गाड़ी से पहले मोटर, यानी साबका क्या हुआ? मोटर। और भी लफ्ज़ बनता है कि नहीं? बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी। तो यहाँ पे है मोटर गाड़ी। जुमला क्या है? मोटर गाड़ी से सफ़र करना बहुत आसान हो गया है। अब देखिए बच्चों, छठे नंबर पे कौन सा लफ्ज़ है? आलमगीर। गीर में आलम जोड़ दिया गया। इसी तरह का आप लफ्ज़ पढ़े होंगे या सुने होंगे, कफ़गीर। कफ़गीर के माना जानते हैं? कफ़ के मानी होते हैं हथेली और गीर गिरफ्तन से बना है, जिसके मानी हुआ वह सामान जिसे हाथ से पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है? आलमगीर। आलमगीर से जुमला क्या बना? जनाब APJ अब्दुल कलाम एक आलमगीर शख्सियत थे। आलमगीर के माना हम लोग जान चुके हैं, जो पूरी दुनिया में जाना जाए। अब देखिए बच्चों सातवां नंबर। सातवां नंबर क्या है? शोहरत याफ्ता, यानी याफ्ता से पहले शोहरत। साबका क्या हुआ? शोहरत। और भी लफ्ज़ हैं, तरक्की याफ्ता। यहाँ है शोहरत याफ्ता। जुमला मैंने क्या बनाया? अब्दुल कलाम एक शोहरत याफ्ता साइंसदां थे। अब आइए
8वें नंबर पर गौर करते हैं, शजरकारी। कारी से पहले शजर, तो सांप का क्या हो गया? शजर कारी। इससे जुड़े हुए और भी लफ्ज़ हैं, अगर आप याद करेंगे तो आ जाएगा याद। शजरकारी, आबकारी, दस्तकारी, यहाँ पे है शजरकारी। जुमला क्या बना है? माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के लिए शजरकारी बहुत कारआमद है। शजरकारी के मानी बच्चों पौधों का लगाना, और माहौलियाती आलूदगी समझते हैं यानी पोल्यूशन, हमारे माहौल में जो गंदगी है उसे हम माहौलियाती आलूदगी के नाम से जानते हैं। अब आइए 9वां नंबर देखते हैं, बरअक्स। अक्स से पहले लगा बर, तो बर हो गया साबका। जुमला क्या है? फितरत के बरअक्स अमल करना नहायत ख़तरनाक है। बरअक्स का माना आप पहले जान चुके हैं, उल्टा। तो यहाँ इस जुमले के मानी भी आप समझ गए होंगे, फितरत के बरअक्स अमल करना नहायत ख़तरनाक है। अब आइए बच्चों, अब हम आखिरी लफ्ज़ 10वें नंबर पर गौर करते हैं। क्या पढ़ेंगे? आब खरा। क्या पढ़ेंगे? आब खरा। खरा से पहले आब, आब के मानी होते हैं पानी। आब खरा। जुमला क्या बनाएंगे? जोग्राफिया की ज़बान में पानी के भाप को आब खरा कहते हैं। तो ये सवाल का ये जवाब था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, तो आज का ये सबक यहीं पे हमारा मुकम्मल हुआ। इस सबक में बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले मज़मून और मज़मून निगारी से मुतल्लिक जानकारी हासिल की थी। उसके बाद हम लोगों ने मज़मून आलमी हिद्दत के मतन को तफसीली तौर पर पढ़ा और समझा था, और तस्वीरों के ज़रिया भी हम इस मज़मून को समझने की कोशिश किए थे। खुलासा भी बयान हुआ था, और फिर हम लोग इस मज़मून में शामिल मुश्किल अल्फाज के मानी को समझा था, और साथ ही साथ इस मज़मून से जुड़े हुए सवालात के जवाब भी हम लोगों ने हल किए थे बच्चों, और क़वायद के तहत भी साबका को समझने की कोशिश की थी, और साबका से जुड़े हुए लफ्ज़ों से हम लोगों ने जुमला भी बनाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और आप लोग इसे बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। तो बच्चों, अब ये हमारा सबक आलमी हिद्दत आज मुकम्मल हुआ। मैं फिर आइंदा क्लास में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं।
Delle Covid que llevan al सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।